नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। वैसे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है बहुत सिंपल, और अगर अंकों के हिसाब से देखें तो क्लास 10 में अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर अपने पास टोटल 7 अंकों का है। जहाँ पर अपने पास 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल आएगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क्स का होगा और एक 3 मार्क्स का होगा। तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको सभी क्लासों के साथ एंड तक बने रहना होगा और सभी क्लासों के प्रति अपना प्यार दिखाना होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना होगा, अधिक से अधिक शेयर करना होगा, ताकि आपके जो मित्र वगैरह हैं उन तक भी ये क्लास पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, उसके अंदर हमें किन चीज एलिमेंट की जरूरत होगी, उन सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे। देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि वास्तव में ये चैप्टर है क्या। तो देखना, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पर हमें उसके बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर उसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसको हम विमा कहते हैं। नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों एलिमेंट अगर उसके अंदर मौजूद है तो उसको बोलते हैं 3D। वो जो वस्तु है वो हमें किस रूप में मिली है, 3D के रूप में मिली है। और अगर उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और ऊंचाई है, चौड़ाई या ऊंचाई है, यानी केवल 2 विमा मौजूद हैं, तब उसको हम बोलते हैं 2D। यानी अगर अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएं विद्यमान हैं, तब हम कहेंगे कि वो जो डायग्राम हम देख रहे हैं वो 3D डायग्राम है। और अगर उसके अंदर केवल 2 विमाएं मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि वो डायग्राम है वो हमें 2D के अंदर दिखाया जा रहा है। अपने जो क्लास 10 है वो अपने केवल 2D तक ही सीमित है, जहाँ पर हम केवल 2 ही विमा काम में लेंगे। जहाँ पर एक को हम एक्स अक्ष के द्वारा दर्शाएंगे, दूसरे को वाई अक्ष के द्वारा दर्शाएंगे। यानी एक अपने पास लंबाई होगी, एक अपने पास चौड़ाई होगी, केवल 2 ही अपने पास एलिमेंट है। जब आगे की क्लास में जाते हैं तो वहां पर हम 3D पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अपने पास एक तीसरा एलिमेंट आता है जिसको हम जेड अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि इसके अंदर हो सकता है या फिर इसके बाहर हो सकता है। यानी फिलहाल हमें केवल 2 ही विमा पढ़नी है, लंबाई और चौड़ाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखना ये अपने पास होता क्या है। देखना, अगर हम इस प्लेन के ऊपर हम कुछ भी बनाते हैं, ये अपने पास पूरा सिंपल सा क्या है, एक प्लेन है, मतलब एक तल है। इसके अंदर देखते हैं तो अपने पास लंबाई है और चौड़ाई है, केवल 2 चीजें ही हैं। दूर से देखते हैं तो इसके अंदर ऊंचाई है वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा होता है कि ये हमने जो लाइनें बनाई है, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, अगर इसको हम खींचकर बाहर निकाल पाते और इसको हम घुमाकर देख सकते कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तब हम इसको 3D कहते हैं। लेकिन यहां से हम इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ये है वो यहाँ पर फिक्स है। यानी इसके अंदर लंबाई मौजूद है, चौड़ाई मौजूद है, केवल 2 विमाएं मौजूद हैं, तब हम कहेंगे ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने बनाया है ये 2D के अंदर है। देखना, जब भी हम किसी प्लेन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ये क्षैतिज रेखा होती है, यानी जो आड़ी रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इनके नाम ध्यान रखने हैं। ये अपने पास कहलाएगी एक्स अक्ष और ये अपने पास हो जाएगा वाई अक्ष। यानी ये जो अपने पास आड़ी वाली रेखा है ये तो एक्स अक्ष है, और ये जो खड़ी वाली रेखा है ये अपने पास वाई अक्ष है। देखना, ये जो बीच वाला पॉइंट है जहां पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दूसरे को काट रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो अपने पास क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और कोई भी बिंदु अगर हमें यहाँ पर दर्शाना होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई मौजूद है, तो अगर किसी भी बिंदु की हमें अगर स्थिति बतानी है, उसकी जगह बतानी है, तो हम उसकी जो जगह है वो एक्स के सापेक्ष बताएंगे और वाई के सापेक्ष बताएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम इसके निर्देशांक लिखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के, यहाँ पर अगर हम कहीं पर भी कोई भी एक बिंदु बनाते हैं और उसकी जगह बतानी है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है। यानी कोई भी अपने पास बिंदु होगा तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो हम एक्स वाई के रूप में दिखाएंगे। आगे जाकर हम सीखेंगे भी, वैसे आप क्लास 9 के अंदर सीख चुके हैं
कि निर्देशांक पॉइंट है, जो निर्देशांक बिंदु है वो किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, वहां पर हम बेसिकली नॉर्मल से सारी जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वापस एक उसका ब्रीफ आइडिया लेंगे कि होता क्या है वास्तव में। तो कोई भी अपने पास निर्देशांक है वो हम एक्स और वाई के द्वारा दर्शाते हैं, यानी आगे वाला पॉइंट है वो हमें एक्स के सापेक्ष देखना है और पीछे वाला पॉइंट है वो वाई के सापेक्ष देखना है। देखना एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कहीं पर भी प्रतिच्छेद करते हैं वो अपने मूल बिंदु कहलाता है। और अगर देखना इस पॉइंट की अगर हमें स्थिति देखनी है तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू कहें तो देखना ये अपने पास क्या है, संख्या रेखा ही तो है, इधर प्लस वाली संख्या है, इधर माइनस वाली संख्या है, बीच में यहाँ पर क्या आता है 0, यानी x के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0 है। और अगर इसको भी देखें तो ये भी अपने पास क्या है, संख्या रेखा है, जहां पर ऊपर पॉजिटिव नंबर है नीचे नेगेटिव नंबर है, यानी बीच में यहाँ पर भी क्या होगा 0, यानी x के लिए भी वैल्यू 0 है, y के लिए भी वैल्यू 0 है, यानी ये अपने पास क्या हो जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के अपने पास निर्देशांक आ जाएंगे 0,0। देखना इसके इधर सारे जो भी पॉइंट है वो प्लस के अंदर है, यानी यहाँ पर जो x अक्ष है वो अपने पास कैसा रहता है पॉजिटिव, इधर संख्या रेखा का माइनस वाला पार्ट है, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी x अक्ष की वो कैसे रहेगी नेगेटिव, यहाँ पर y अक्ष है वो अपनी सारी वैल्यू कैसी देगा पॉजिटिव, और नीचे की ओर कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव, यानी इधर है x अक्ष पॉजिटिव रहेगा, इधर y अक्ष पॉजिटिव रहेगा, इधर x अक्ष नेगेटिव रहेगा, इधर y अक्ष नेगेटिव रहेगा। देखना ये पूरा जो अपने पास प्लेन बना है ये किससे बना है x अक्ष और y अक्ष से, यानी इसका नाम होता है, एक तो हम इसका नाम लिखते हैं क्योंकि ये x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बना है तो इसको हमने बोला एक्स वाई तल, ये x अक्ष से मिलकर बना था y अक्ष से मिलकर बना था तो इसको हमने क्या कहा एक्स वाई तल। इसके साथ में हम इसका दूसरा नाम कहते हैं कार्तीय निर्देशांक तल, यानी ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है, कार्तीय तल भी बोलेंगे कार्तीय निर्देशांक तल भी बोलेंगे और डायरेक्ट इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं। इसको एक्स वाई तल भी कहते हैं, कार्तीय तल भी कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक तल भी कहते हैं और केवल निर्देशांक तल भी कहते हैं, यानी एक्स और वाई से मिलकर बना है तो ये एक्स वाई तल हुआ। यहाँ पर ये जो भी पॉइंट है वो निर्देशांक बिंदु को ही दर्शा रहे हैं तो ये अपने पास पूरा तल है वो क्या कहलाएगा निर्देशांक तल। देखना अगर यहाँ से हम एंगल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, जिसके अंदर 360 के कितने भाग हो गए हैं 4 भाग हो गए हैं, तो ये जो प्रत्येक भाग है वो अपने पास कहलाता है चतुर्थांश, चौथा भाग है इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी अपने पास जो कार्तीय तल है उसके अंदर चतुर्थांश कितने हुए 4 हुए। और एक चतुर्थांश के अंदर अगर हम कोण देखने जाए तो यहां से यहां तक ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा, और पूरा 360 है तो 360 के अगर हम बराबर 4 भाग करते हैं तो अपने पास आता है 90 डिग्री, यानी एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होगा, एक चतुर्थांश वो अपने पास हो जाता है 90 डिग्री का। एक चतुर्थांश हम कितने डिग्री का कहेंगे 90 डिग्री, ये में ध्यान रखना है। अब देखें अगर हम कोई भी पॉइंट दर्शा रहे हैं अगर वो x वाली लाइन पर है, किस लाइन पर है x वाली लाइन पर, तो उसके जो भी निर्देशांक होंगे उसके अंदर केवल x की वैल्यू होगी, उसके अंदर y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जैसे कोई पॉइंट अपने यहाँ पर है, इस 2 पर कोई अपने पास बिंदु है तो x की वैल्यू तो उसके लिए कितनी हो गई 2, लेकिन ये y वाली लाइन पर कहीं पर भी नहीं है, ना तो यहाँ पर ऊपर है कहीं ना यहाँ पर नीचे है, तो जो वैल्यू है वो केवल किसकी लिखी जाएगी x की, y के लिए ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू लिखनी है तो 2 हो गई और y की वैल्यू लिखनी है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू होती है 0, तो यानी x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 0 होगी, यानी अगर बिंदु केवल x अक्ष पे स्थित है तो केवल x का मान लिखना है, y का मान क्या हो जाएगा 0। वैसे ही अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो y की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, अगर x की वैल्यू लिखनी है तो इस पॉइंट पर x का मान कितना है, x का मान तो इस लाइन के ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है 0, यानी अगर कोई पॉइंट y अक्ष पे है तो वहां पर केवल
y का बिंदु होगा, x वाला बिंदु 0 हो जाएगा। और अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो केवल x वाला पॉइंट होगा, y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां पर लिख सकते हैं कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है तो उसके लिए x का निर्देशांक होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके लिए केवल y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसके लिए केवल जिस अक्ष पर वो स्थित है उसका मान लिखेंगे, दूसरे वाले अक्ष की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे अक्ष के सापेक्ष उसकी अगर स्थिति देखें तो वो 0 पर है। अगर वैसे ही अगर हम इस अक्ष वाली लाइनों को छोड़ते हैं और यहाँ पर तल के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो बिंदु होगा उसके लिए x की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू भी होगी। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर है, कि पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर है या फिर चौथे के अंदर है। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हमने लिखा P। अगर यहाँ पर हम इसके चिन्हों को देखते हैं कि जो बिंदु आएगा उसके लिए x का चिन्ह लिखते हैं, y का चिन्ह लिखते हैं, केवल संख्या से मतलब नहीं है। फिलहाल हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट उसका चिन्ह। तो देखना ये वाला पॉइंट है, उसके लिए x की वैल्यू लिखोगे तो यही से लिखोगे, इसके लिए x की वैल्यू लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे, यहां से। तो यहां पर x के जो भी मान है वो किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, तो x के मान तो हो गए प्लस में। और इसके लिए y के मान लिखोगे तो y अक्ष की ओर जाओगे तो इधर भी y के मान क्या है, सारे के सारे प्लस के अंदर है। यानी x की वैल्यू भी प्लस में होगी, y की वैल्यू भी प्लस में होगी। यानी जब बिंदु ऐसा है कि दोनों मान है वो क्या आ रहे हैं, प्लस के अंदर, तो वो पहले चतुर्थांश के अंदर होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर प्लस प्लस के चिन्ह है तो कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। अब दूसरे की नंबर यहां पर देखते हैं। यहां पर जैसे हमने कहा कोई बिंदु यहां पर है, इसके लिए अगर x की वैल्यू लिखनी है तो x अक्ष की ओर जाओगे, x अक्ष की ओर जाते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। यानी x के लिए तो क्या हो गया, माइनस, माना कि ये पॉइंट अपने पास था q। और y की ओर जाएंगे यहाँ से तो y की ओर यहाँ पर जाते हैं तो y की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। यानी ये हो जाएगा माइनस और प्लस। यानी अगर अपने पास कोई पॉइंट ऐसा है जिसके आगे वाली संख्या माइनस में है, पीछे वाली संख्या प्लस में है, तो वो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब तीसरे का नंबर, इसके अंदर माना कोई पॉइंट अपने यहाँ पर है, इसके लिए अगर x की वैल्यू लिखोगे, x अक्ष की ओर जाओगे तो x अक्ष की ओर जाते हैं तो x अक्ष की ओर देखते हैं सारी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस के अंदर आ रही है, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर इसके लिए अगर y की वैल्यू लिखनी है तो y अक्ष की ओर जाओगे तो y अक्ष की ओर जाते हैं तो सारी वैल्यू किस में नजर आ रही है, माइनस में, तो ये हो गया अपने पास माइनस माइनस। यानी अगर अपने पास दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो अपने पास कौन सा चतुर्थांश होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अपने पास यहाँ पर है, यहाँ से अगर इसके निर्देशांक लिखने हैं पी क्यू आर एस, यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस के अंदर आ रही है। और अगर y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। यानी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसके आगे वाली संख्या प्लस में है, पीछे वाली संख्या माइनस में है, तो समझ लेना है वो कौन से चतुर्थांश में बनेगा, चौथे चतुर्थांश। ये चीजें अपने लिए समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। और वैसे अपने पास यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने पास कोई पॉइंट होगा उसके चतुर्थांश के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के बारे में भी सारी जानकारी तो पता होगी। ऐसा सामने वाला जो पेपर तैयार करता है वो आशा करता है कि हमें चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी है, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमने तल के बारे में सीखा है, जो बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि निर्देशांक दर्शाने हैं, आगे में क्या करना है, निर्देशांकों को दर्शाना है कि कुछ पॉइंट है उसको हम ग्राफ के अंदर किस प्रकार से दर्शाएंगे। जैसे हम पॉइंट लिखते हैं 3, एक, क्या लिखा, 3, 1।
जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि पहली वाली संख्या भी प्लस में है, दूसरी वाली संख्या भी प्लस में है, और दोनों में से कोई जीरो नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक जीरो होता है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है वो अक्ष के ऊपर आता। अब दोनों की वैल्यू है, मतलब अक्ष पर तो नहीं आएगा, चतुर्थांश के अंदर जाएगा। अब कौन सा चतुर्थांश में बनेगा वो उसके चिन्ह द्वारा पता कर सकते हैं। तो पहली संख्या प्लस में है, दूसरी भी प्लस में। अब जब दोनों प्लस में होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं तो कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला। तो पहले चतुर्थांश के अंदर ये पॉइंट आएगा, मतलब पॉइंट कहां पर आने वाला है? यहाँ। एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर होती है, और वाई की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये दोनों लाइनें आपस में कहां पर मिलती है? ये दोनों लाइनें आपस में जहां पर मिलेगी वो वाला इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो देखना, ये अपने पास 3 वाला पॉइंट यहाँ पर है, 1 वाला पॉइंट यहाँ पर। एक्स का मान 3 है, वाई का मान 1 है, दोनों पॉइंट अपने कहां पर मिल रहे हैं? यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 3,1, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास 3,1। वैसे ही अगर हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट लिखें -2,0, फिर लिखते हैं -3,0, फिर -2, -4। अगर इन सभी पॉइंटों को हमें दर्शाना है तो -2,0 देखना, केवल अपने पास जो वैल्यू है वो x की दी गई है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो x अक्ष पे आएगा। कहाँ पर आएगा? x अक्ष पे। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसके अंदर भी हमें केवल x की वैल्यू दी गई है, यानी ये वाला पॉइंट भी कहाँ पर आएगा? x अक्ष पे। फिर यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट है वो चतुर्थांश के अंदर आएगा, और दोनों वैल्यू किस में है? माइनस में। यानी यहाँ पर चिन्ह हो गया अपने पास माइनस माइनस, यानी कौन सा चतुर्थांश? अगर माइनस माइनस की बात करते हैं अपने पास चतुर्थांश बनता है तीसरा, यानी ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये अपने पास आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर पहली संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है, प्लस है फिर माइनस में है। जब देखते हैं तो प्लस माइनस है वो अपने पास चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये अपने पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और पॉइंट लिखते हैं, जैसे लिखा 0,1। यहाँ पर हमें केवल y की वैल्यू दी गई है, तो ये वाला पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाएगा? y एक्स पर। अब इन सभी पॉइंटों को हमें दर्शाना है। देखना -2,0 x अक्ष पे होगा, तो x अक्ष तो ये रहा, इसके ऊपर -2 कहाँ पर है? इसके ऊपर -2 ये रहा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,0। फिर -3,0, ये भी x अक्ष पर ही होगा, तो यहाँ पर रहा ये -3,0। फिर है -2, -3, माइनस माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश ये रहा, इसके अंदर x की वैल्यू है -2, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, और y की वैल्यू -3 ये रही। अगर दोनों को देखते हैं तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, -3। फिर है 1, -2, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश, तो x की वैल्यू 1 है, चौथा चतुर्थांश ये रहा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों? यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, -2। फिर है 0,1, यानी ये केवल y की वैल्यू दी हुई है, तो y अक्ष पे होगा, y अक्ष पे 1 कहाँ पर है? y अक्ष पे 1 ये रहा, ये हो जाएगा 0,1। तो इस प्रकार से आप जो निर्देशांक हैं, जो निर्देशांक पॉइंट हैं, उनको कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं उसको आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर दर्शा सकते हैं। जो भी अपने पास निर्देशांक बिंदु होते हैं उसको हम कार्तीय तल में आसानी से दर्शा सकते हैं। उसके लिए पहले हमें देखना है कि बिंदु चतुर्थांश में स्थित है या फिर अक्ष के ऊपर स्थित है। अक्ष के ऊपर स्थित है तो केवल अक्ष पर ही जाना है, और चतुर्थांश में स्थित है
तो उसके चिन्ह देख लेने हैं, चिन्ह के आधार पर उसके चतुर्थांश का पता चल जाएगा और उसके अंदर ही उस पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। आगे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अपने पास एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। देखना, एक्स अक्ष से दूरी जब हम लिखते हैं, जैसे यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ले लिया हमने, ये बात कहाँ है, एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, एक्स अक्ष से क्या बतानी है, दूरी। ये हमने पॉइंट लिखा है पी, क्या लिखा है, पी। इसकी अगर हम एक्स अक्ष से दूरी लिखते हैं तो एक्स अक्ष से ये कितना दूर है, यहां से अगर एक्स अक्ष देखे तो एक्स अक्ष तो ये रहा, एक्स अक्ष तो यही है। यहां से इसकी जो दूरी है, जब भी किसी पॉइंट की हम दूरी मापते हैं तो वो दूरी है वो उसकी लंबवत दूरी मापी जाती है, क्योंकि वैसे तो इस पॉइंट की दूरी कहेंगे तो ये वाली भी होगी, यहाँ से ये दूरी भी होगी, यहाँ से ये दूरी भी है, ये दूरी भी है, ये दूरी भी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, यहाँ से ये भी दूरी है। लेकिन हम दूरी कौन सी मापते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई पत्थर रखें और उस पत्थर को छोड़ते हैं तो ये पत्थर है 90 डिग्री के एंगल पर नीचे आएगा और यहाँ पर ये इस एक्स अक्ष को कहाँ पर टच करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी जो दूरी मिलेगी वो यहाँ से ये गिरेगा तो कहाँ पर जाकर रुकेगा, यहाँ पर। अब देखना, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है, यानी दूरी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक। एक्स अक्ष यहाँ पर था, पी वाला पॉइंट यहाँ पर था, इसके बीच की दूरी क्या होगी, यही होगी। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में क्या है, बराबर है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर है, यानी ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चाहे मैं दूरी ये कहूँ या फिर दूरी ये कहे, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इसको भी दूरी कहेंगे, इसको भी दूरी कहेंगे, क्योंकि जो वैल्यू इसकी है वो की वो वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना मान दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको काउंट करते तो कितना होता है, 3 होता है। तो 3 देखना अपने पास क्या लिखा हुआ है, 3 किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। यानी जब भी अपने पास कोई पॉइंट दिया जाता है उसके लिए अगर हम एक्स अक्ष से दूरी लिखना चाहते हैं तो जो वाई अक्ष की जो वैल्यू है वो लिखनी है। ध्यान रखना, दूरी लिखी हुई है, दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है, ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे मेरा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कितना दूर है, 40 किलोमीटर, क्या वो -40 किलोमीटर दूर हो सकता है? मैं कहूँ कि मेरे घर की दूरी यहाँ से -40 किलोमीटर है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होगी, प्लस के अंदर होगी। तो ध्यान रखना, जब भी हम ये दूरी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू किस में लिखनी है, प्लस में। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ से एक्स वाला पॉइंट कितना है, 2, और वाई वाला पॉइंट कितना है, 3। इसके निर्देशांक हो गए 2,3। इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछी थी, तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, और ये दूरी आपस में क्या आ रही है, बराबर। और ये कितना मान है, 3 के बराबर है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो y की वैल्यू 3 है, यानी x अक्ष से दूरी लिखते हैं तो हम y का मान लिखते हैं। x अक्ष से दूरी लिख रहे हैं तो y का मान, और मान कैसा चाहिए, पॉजिटिव। कभी भी माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, क्योंकि बाय चांस अगर ऐसे हो गया, जैसे पॉइंट अपने पास यहाँ पर था, पॉइंट अपने पास यहाँ पर था, इसके हमने निर्देशांक लिखे, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। हमने कहा इसकी x अक्ष से दूरी बोलनी है। x अक्ष से दूरी मतलब यहाँ से ये वाली दूरी, यहाँ से ये दूरी। अब ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये दूरी कहे यहाँ से यहाँ तक या फिर ये कहे, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो ये अपने पास कितना है, -2 है, और इस पॉइंट के निर्देशांक देखते हैं तो भी y की वैल्यू -2 है। तो हम यहाँ पर -2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको +2 ही लिखेंगे, क्योंकि दूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ से ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। आगे जो दूरी है वो तो हमेशा किस में रहने वाली है, प्लस में। तो जब भी ये x अक्ष से दूरी लिखते हैं तो y की वैल्यू लिखनी है, लेकिन वो किस में लिखोगे, प्लस के अंदर। तो यहाँ पर भी जो दूरी आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि y की वैल्यू -2 है, लेकिन -2 नहीं लिखेंगे, +2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। वैसे ही अगर हम
वाई एक्स से दूरी लिखना चाहते हैं, दूरी कहां से लिखें, वाई एक्स से, तो सेम एक्स की वैल्यू लिखोगे। जैसे यही वाला पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला, इस पॉइंट के लिए कहा है कि हमने वाई एक्स से दूरी लिखनी है, इस वाले पॉइंट की वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी कहेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट यहां से कितना दूर है, यहां से यहां, यही तो दूरी है। इस वाले पॉइंट की वाई एक्स से दूरी कितनी है, ये वाली। अब ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये मान कितना है, 2 है। ये मान कितना है, 2। अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। यानी वाई एक्स से दूरी बोली है तो किसकी मान लिखना है, एक्स का मान, सेम। वाई एक्स से दूरी बोली है तो फिर एक्स का मान लिखना है, लेकिन मान किस में लिखना है, प्लस में, ये ध्यान रखना। एक्स एक्स से दूरी होती है वाई की वैल्यू प्लस में, और अगर वाई एक्स से दूरी बोली है तो एक्स की वैल्यू प्लस में, ये ध्यान रखोगे। अब भुज और कोटि, तो देखना, भुज और कोटि, तो जो अपने पास एक्स की वैल्यू होती है, कोई भी बिंदु है उसके अंदर जो एक्स का मान होता है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, भुज। और कोटि की बात करें तो y का मान, ये भी प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। यानी भुज कहे तो अपने पास होती है y अक्ष से दूरी, और कोटि कहे तो होती है x अक्ष से दूरी। लेकिन ये ऐसी दूरी है जिसके अंदर हम साथ में चिन्ह भी लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। तो ध्यान रखना, भुज और कोटि के अंदर साथ में चिन्ह भी लिखे जाते हैं, जबकि जब केवल दूरी होती है तो हमें केवल प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। भुज कहे तो x का मान लिखना है, कोटि कहे y का मान लिखना है। प्लस के अंदर दिया हुआ है तो प्लस के अंदर, माइनस में दिया हुआ है तो माइनस के अंदर। और अगर x अक्ष से दूरी बोली है तो y का मान पॉजिटिव, फिर y अक्ष से दूरी बोली है तो x का मान लेकिन पॉजिटिव। अगर माइनस वाली वैल्यू है तो भी उसको किस में कन्वर्ट करोगे, प्लस के अंदर चेंज करोगे, उसको माइनस में नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे, प्लस में। लेकिन अगर भुज और कोटि है तो भुज है तो x का मान लिखना है, कोटि है तो y का मान लिखना है, मान लिखना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। जब दूरी होती है तो हमेशा किस में लिखेंगे, प्लस में, ये ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। कि अगर अपने पास इस प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसको हमने कहा P, इसको हमने कहा Q। तो इनके बीच की हमें दूरी निकालनी, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो इनके बीच की अगर हम दूरी निकालने जाते हैं, इनको मिला देते हैं, ये इनके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी। दोनों पॉइंट के निर्देशांक हम लिख सकते हैं। यहां से अगर इस P के निर्देशांक लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये P का पॉइंट हो गया। Q के निर्देशांक लिखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी ये दो वो बिंदु हैं जिसके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए हम दूरी सूत्र लिखते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र होता है अपने पास, जिसे हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां पर एक पॉइंट होगा उसके निर्देशांक होंगे x1 y1, और एक पॉइंट होगा जिसके निर्देशांक होंगे x2 y2। यानी अपने पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 y1, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2। उनके बीच की दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखना, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हमने कहा P, इसको क्या बोला, Q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे होगा क्या कि x2 माइनस x1 करता है, अगर प्लस वाली संख्या आएगी स्क्वायर करोगे प्लस में ही रहेगी। सेम अगर यहाँ पर हम x1 माइनस x2 करते हैं तो मान वो का वही रहेगा, संख्या किस में आ जाएगी, माइनस में, पर स्क्वायर करोगे तो वापस किस में आ जाएगी, प्लस के अंदर, यानी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऊपर अंडर रूट का निशान जरूर बनाना है। दोनों में फर्क क्या है, ये लिखा है, इसका मतलब हमने P से Q की दूरी लिखी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी लिखी है, और x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कही है। तो चाहे P से Q तक जाए या Q से P तक जाए, दूरी तो हमेशा क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट ऐसे भी लिखते हैं, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, इस प्रकार से भी लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम दूरी सूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपने पास ये दूरी सूत्र का हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, तो इस फॉर्मूले का हमें निर्माण करना है। देखना, जैसे हमने ये P और Q वाले पॉइंट लिखे हैं, तो एक बार के लिए क्या कर देते हैं, इन पॉइंट को यहां से हटाते हैं। ये P वाला पॉइंट था, इसके हमने निर्देशांक लिखे x1 y1 और इसको लिखा x2 y2। हमें ये वाली दूरी निकालनी है, और इसको हमने किससे लिखा है, d से। यहां से देखना, अगर ये वाला पॉइंट है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, यानी इसकी x अक्ष से जो दूरी है, इसकी जो x अक्ष से दूरी है वो कितनी होगी, x अक्ष से दूरी मतलब y की वैल्यू, यानी यहां से यहां तक जो दूरी है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी दूरी होगी, यहां से यहां तक इस अक्ष तक ये जो पूरी दूरी होगी वो अपने पास हो जाएगी y1। यहां से यहां तक ये जो पूरी दूरी है वो कितनी हो जाएगी y1, और यहां से यहां तक ये वाली दूरी ये हो जाएगी अपने पास x1। यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास x1। यहां से यहां वाली दूरी x1 है, और यहां से यहां वाली दूरी कितनी है y1। सेम अगर इसके लिए देखते हैं, तो यहां से यहां तक ये वाली जो दूरी है वो हो जाएगी y2, और यहां से यहां वाली ये जो पूरी दूरी है यहां से यहां तक ये हो जाएगी x2। यानी ये पूरा x2 है, यहां से यहां तक ये y2 है, यहां से यहां तक ये दूरी क्या है y1, और यहां से यहां तक दूरी x1। यानी ये पॉइंट अगर x1 y1 लेते हैं, तो इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी x का मान x1, और इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी y का मान y1, यही लिखते हैं। फिर इस वाले पॉइंट के लिए अगर x अक्ष से दूरी लिखनी है तो y की वैल्यू y2, और इस वाले पॉइंट की x अक्ष से दूरी लिखनी है, y अक्ष से दूरी लिखनी है, तो x की वैल्यू कितनी है x2। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि x अक्ष से दूरी लिखनी है तो y का मान, और y अक्ष से दूरी लिखनी है तो x का मान, तो वही हमने यहाँ पर किया है कि x अक्ष से दूरी इसके लिए लिखनी थी तो y की वैल्यू लिख दी, और y अक्ष से दूरी लिखनी थी तो x की वैल्यू लिखी। अगर हम ये करते हैं कि यहाँ से इस लाइन को इधर लेके आते हैं, इस लाइन को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर अपने पास कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। अब 90 का कोण बन रहा है मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। 90 का कोण बन रहा है मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो ये वाली दूरी तो हमें ज्ञात करनी है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों के मान पता होनी चाहिए। अगर इसकी बात करते हैं इस वाली दूरी की केवल, तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना है x2 है, जिसके अंदर से ये वाला कितना है x1। यानी पूरे के अंदर से अगर मैं ये वाला भाग घटा देता हूं तो पीछे ये भाग मिल जाएगा। यानी पूरा भाग कितना था x2 था, यहां से यहां तक पूरा, उसके अंदर से हम इतना भाग घटा देते हैं, तो माइनस में क्या करते हैं x1। शायद नजर नहीं आ रहा होगा, यानी पूरा भाग था अपने पास x2, उसके अंदर से हमने क्या किया है इतना भाग घटा दिया, पूरे में से इतना घटाएंगे तो यही भाग बचेगा पीछे, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम अगर इस वाले भाग को निकालना, इस लंब को निकालना है, तो देखना यहां से यहां तक पूरा कितना है, पूरा है अपने पास y1,
और उसके अंदर से हमें ये वाला भाग घटाना है, यानी क्या घटाएंगे, y2, यानी ये हो जाएगा अपने पास पूरा कितना था, y1 था, इसके अंदर से ये वाला कितना है, y2। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y2, और यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। लिख सकते हैं, हमें ये d की वैल्यू निकालनी है, यानी अगर इसको हम त्रिभुज माने PQ और इसको हम नाम देते हैं R, तो देखना अपने पास R पर 90 का कोण बन रहा है। लिख सकते हैं त्रिभुज PQ R में एंगल R बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस द्वारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण अपने पास दिया हुआ है d, तो d का स्क्वायर, d मतलब डिस्टेंस, आधार का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आधार ये पूरा है, इसका होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं, यहां से क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो ये हो जाता है अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखना y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, यानी यहां से y1 अगर बड़ा है y2 क्या है, छोटा, तो प्लस वाली संख्या आएगी। इसको अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो मान तो वो का वही आएगा। माना कि ये 5 है, ये कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और अगर मैं कहता हूं ये 2 है ये 5 है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 ही आएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखना ये अपने पास वापस किसका निर्माण हो गया, दूरी सूत्र। तो ध्यान रखना जब भी दूरी सूत्र लिखते हैं तो जो अपने पास जो बिंदु है उसके अंदर अपने पास x के निर्देशांक होंगे, y के निर्देशांक होंगे। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो x वाले पॉइंट के अंदर से x वाला पॉइंट घटाना है, प्लस y वाले पॉइंट में से y वाला पॉइंट घटाना है, दोनों का स्क्वायर करना है और ऊपर क्या लगाना है, अंडर रूट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान ये रखना है कि कभी x वाले पॉइंट के अंदर से y वाला पॉइंट नहीं घटाना है। जब भी घटाओगे तो x के अंदर से x वाला पॉइंट घटाओगे, y में से y घटाओगे। इन दोनों का आगे पीछे कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों को साथ में आगे पीछे करे तो भी चलेगा, एक को पलटे एक को नहीं पलटे तो भी चलेगा, इसको पलट दिया इसको नहीं पलटा चलेगा, इसको पलटा इसको नहीं पलटा तो भी चलेगा। यानी ये जो मान है वो x के अंदर से x वाला घटाना है, y में से y वाला घटाना है। अब आगे कौन सा रखते हैं पीछे कौन सा रखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक के अंदर प्लस वाली वैल्यू आ रही है तो दूसरे में माइनस के अंदर आ जाएगी। इसको आर करोगे तो वापस क्या हो जाए, प्लस के अंदर ही आएगा। यानी इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो अपने पास वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र के बाद में अगला आता है अपने पास विभाजन सूत्र। अगला अपने पास क्या आता है, विभाजन सूत्र। कि अगर अपने पास कोई रेखा है, अगर अपने पास कोई रेखा खींची गई है, माना कि ये कोई रेखा है जिसके यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है। माना यहां पर पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट है Q। एक जगह P पॉइंट है, एक जगह Q पॉइंट है। इनके निर्देशांक होंगे, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। यहां पर अगर कोई पॉइंट है वो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर हो सकता है सीधी रेखा आ जाए जो कि इस लाइन को क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें। तो यहां पर प्रतिच्छेद करेगी तो यहां पर इसके दो भाग होंगे, एक भाग आगे एक भाग पीछे। जो आगे वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं m1, पीछे वाला भाग है उसको हमने क्या बोल दिया m2। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पर अपने पास कोई ना कोई बिंदु तो मिलेगा, उस बिंदु के निर्देशांक हमने लिखे
एक्स कॉमा वाई। यानी विभाजन सूत्र के अंदर हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, यानी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, साइड वाले पॉइंट दिए गए हैं और ये जिस अनुपात में विभाजन हो रहा है वो दिया हुआ है। तब यहां पर अगर हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो यूज करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हमें इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो x की वैल्यू निकालनी है तो विभाजन सूत्र के लिए लिखते हैं m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालनी है तो x वाले मान हटा देना है, उसकी जगह y लिख देना है। ये हो जाएगा y2, ये y1 और बटे में m1 प्लस m2। यानी ये अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक आए हैं। P और Q के बीच में यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया जैसे R है। ये वाला पॉइंट अपने पास क्या है, ये वाला बिंदु है अपने पास जैसे R। कौन सा पॉइंट है, R। तो R के लिए निर्देशांक लिखोगे तो x का मान किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इस फॉर्मूले द्वारा, y की वैल्यू इसके द्वारा। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में ये x का मान है, ये y का मान है। मतलब इसके पीछे x और y अगर वैल्यू लिखनी है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बिंदु अगर अपने पास x और y के रूप में है तो अपने पास बिंदु कौन सा था, R था। इसकी वैल्यू क्या है, x और y इसके निर्देशांक है, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसको कैलकुलेट करोगे तो x का मान आएगा और y की वैल्यू निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y बटे में m1 प्लस m। इस प्रकार से इसके निर्देशांक निकालेंगे। ये जो विभाजन हो रहा है ये अंत विभाजन है। क्लास 10th है, अपने अंत विभाजन तक ही सीमित रहना है, बाह्य विभाजन की ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। देखना कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट है इस प्रकार से स्थित है कि जो रेखा है उसके दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये m1 अनुपात m2 कहा था, तो ये कुछ भी हो सकता है, बराबर भी आ सकते हैं दोनों मान, अलग भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि m1 और m2 आपस में बराबर हो जाए, m1 और m2 क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, P ये हो गया Q। बीच वाला पॉइंट यहाँ पर आगे R। तो यहाँ पर आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी यहाँ पर m1 अनुपात m1 लिख सकते हैं, m2 अनुपात m2 लिख सकते हैं, या दोनों को कॉमन लिख सकते हैं। क्या है, m अनुपात m है, क्योंकि जो मान आगे है वो का वो मान पीछे है। आगे जितने भाग हो रहे हैं उतने के उतने भाग पीछे भी हो रहे हैं। तब अगर हम इसको विभाजन सूत्र में लिखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखना x की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। हम क्या करते हैं कि m1 m2 दोनों मान बराबर हैं तो हमने उसको m मान लिया है। जैसे कहा है कि m1 m2 ये दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, m के। तो m1 m2 दोनों को हटा देना है, उसकी जगह क्या लिख देना है, m। तो ये हो जाएगा m गुणा x2 m गुणा x1 बटे में m प्लस m। तो x बराबर हो जाएगा, m कॉमन ले ले यहाँ से, अंदर बचेगा x1 प्लस x2 बटे में हो जाएगा 2m, m से m कट गया तो x बराबर क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2। इसी प्रकार से अगर हम y की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 बटे 2। यानी अब की बार जो r के निर्देशांक है वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, और ये कहलाता है मध्य बिंदु। यानी जब किसी रेखा के दो बराबर टुकड़े होते हैं उसका विभाजन इस प्रकार से होता है कि रेखा दो बराबर भागों में बट जाती है, तो वहां पर हमें उसका मध्य बिंदु मिलता है। वहां पर हमें उसका क्या मिलता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए हम पॉइंट लिखते हैं x1 प्लस x2 बटे 2,
और y1 प्लस y2 बटे 2, ये अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो आज के क्लास के अंदर हमने जो भी अपने पास निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक नॉलेज था वो प्राप्त किया है। इसी के आधार पर हम प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। देखना यहाँ से अगर हम वापस एक बार इसको देखते हैं कि अपने पास प्रश्न कहाँ से बनेंगे, तो देखना जो अपने पास मध्य बिंदु है वहां से आपके पास या तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा या फिर 2 नंबर का, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो ऑप्शनल सवाल है उसके अंदर भी पूछा जाए कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या होगा। ऑप्शन होंगे 4, उसके अंदर से हमको फिल करना होगा। या फिर हो सकता है आपके पास निर्देशांक दिए जाए और 1 नंबर के सवाल के अंदर कहे कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो ये जो विभाजन सूत्र है वो हमें ध्यान रखना है कि अपने पास 3 नंबर के अंदर आएगा। विभाजन सूत्र है वो अपने पास कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में। यानी अगर हमें बीच वाले किसी पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अगर अकेला पॉइंट ज्ञात करना है तो वो 2 नंबर के अंदर आएगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट ज्ञात करने हैं तो फिर वो अपने पास 3 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखना है। दूरी सूत्र है वो अपने पास 1 नंबर के अंदर आएगा। डायरेक्ट 1 नंबर के अंदर दूरी सूत्र का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ऑप्शनल सवाल में भी आ सकती है। 2 नंबर के अंदर भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना कह सकते हैं। और हो सकता है कि दूरी के आधार पर चतुर्भुज का प्रकार निकालना पूछे, वो अपने पास 3 नंबर का सवाल बन सकता है। तो टोटल मिलाकर 7 नंबर का चैप्टर है। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। आप हमारे साथ में जुड़े रहे तो हम इसकी अच्छे से आपको तैयारी करवा लेंगे। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 7.1 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।